बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 14। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। मैं अपना फ़ैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। आप मुझे जाने दें। अपने ख़ानदान से अलग करना चाहते हैं, कर दें। जायदाद से महरूम करना चाहते हैं, कर दें। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, मगर मैं करूँगी वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी उसे बदल नहीं सकता। ऐसी बात है तो तुम इस घर से निकल कर दिखाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूँगा। और उस वकील को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तुम्हें अगर ये खुशफहमी है कि कोई कोर्ट या अदालत तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूँगा। मैं बेल्फ के आने से पहले इस घर से कहीं और मुंतकिल कर दूँगा। फिर मैं देखूँगा कि तुम किस तरह अपने फ़ैसले को तब्दील नहीं करती। और मुझे अगर वो लड़का ना मिला जिससे तुमने शादी की है, तो फिर मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, असजद से तुम्हारी शादी कर दूँगा। मैं इस शादी को सिरे से मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ वो होगी जो मेरी मर्ज़ी से होगी, उसके अलावा नहीं। वो मुश्तिल अंदाज में कहते हुए सलमा के साथ बाहर निकल गए। वो वहीं दीवार के साथ खड़ी खौफजदा और परेशान नज़रों से दरवाज़े को देखती रही। उसने जिस मकसद के लिए शादी की थी, उसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। हाशिम मुबीन अहमद अपनी बात पर चट्टान की तरह अड़े हुए थे। बेचारी मामा बीबी। नासरा ने सालार के कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज़ में अफसोस का इजहार करते हुए कहा। सालार ने मुड़कर उसे देखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई किताबों को समेट रहा था। नासरा उसे मतवजा देखकर तेज़ी से बोली, बड़ी मार पड़ी है जी कल रात को। किसको मार पड़ी है? सालार ने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को जी, और किसे? वो किताबें एक तरफ करते करते रुक गया और नासरा को देखा, जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़ पोंछ कर रही थी। हाशिम मुबीन ने कल बहुत मारा है उसे। सालार बेहद महजूज हुआ। वाकई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पिटाई की है, मेरी बेटी बता रही थी, नासरा ने कहा। वेरी नाइस, सालार ने बेख्तियार तबसरा किया। जी, आप क्या कह रहे हैं? नासरा ने उससे पूछा। उसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासरा को बड़ी अजीब लगी। उसे तवक्को नहीं थी कि वो इस खबर पर मुस्कुराएगा। उसके ज़ाती कयाफ़ों और अंदाज़ों के मुताबिक उन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे, उस पर सालार को बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होना चाहिए था। मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। बेचारी मामा बीबी को पता चल जाए कि सालार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे, तो वो तो सदमे से ही मर जाएं। नासरा ने दिल में सोचा। किस बात पर मारना है जी? सुना है वो असजद साहब से शादी पर तैयार नहीं हैं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासरा ने लड़के पर जोर देते हुए मायनी खेज अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर? सालार ने लापरवाही से कहा। ये कोई छोटी बात थोड़ी है जी। उनके पूरे घर में तूफ़ान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं, और अब इमामा बीबी बाजिद हैं कि वो असजद साहब से शादी नहीं करेंगे। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर किसी को मारा जाए। वो अपनी किताबों में मसरूफ़ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासरा ने उसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए। बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या क़यामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज़ उनका कमरा साफ़ करती है और वो बताती है कि उनका तो चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासरा उसी तरह बोल रही थी। शायद वो शौरी तौर पर यह कोशिश कर रही थी कि सालार उसे अपना और इमामा का हमायती और तरफदार समझते हुए कोई राज कह दे। मगर सालार अहमक नहीं था और उसे नासरा की इस नाम नेहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। अगर इमामा की पिटाई हो रही थी और उसे कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, तो इससे उसका क्या ताल्लुक़ था? मगर उसे इस सूरत हाल पर हंसी ज़रूर आ रही थी। क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है और
وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات تھی۔ سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے، تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر۔ شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائے، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے، وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا، جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی، اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا۔ اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا۔ کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھیں۔ وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹخنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جد و جہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر
اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائیڈنگ ونڈوز تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی، جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لون میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو بھی وہ تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے۔ مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بھینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائیڈنگ ونڈوز کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈز یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھے، مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی۔ مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی، میں تمہیں صبح… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس۔ مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اس سے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو،
इमामा चौंक कर सालार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है ये। वो उसे पलकें झपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने उसे मेरी परेशानी और सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सालार ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली है। सालार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पलकें झपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह उसे देखने लगी। 3 दिन हो गए हैं उसकी शादी को। कल परसों तक वो सैरो तफरीह के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहा है। उसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। उसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते करते रुक गया। मेरा ख्याल है कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से ही उसकी इस तरह अचानक शादी की है। वो यके बाद दीगरे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। जैसे किसी खला से आवाज़ आई थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था और मुझे तवक्को थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फ़ोन करके उससे बात कर सकती हो इस बारे में। सालार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मायनों में घुप अंधेरे में आ खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई है। रास्ता तो एक तरफ वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी। वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है ना, उसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चली जाओ, अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। इमामा ने कहीं बहुत दूर से सालार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ाओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ाओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। उसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहाँ तक जा सकोगी? जब और कुछ नहीं रहा मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा। सालार ने उसे गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। वो अपने हाथ की पुश्त से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार उसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दूर की बात थी। उसे अभी भी नींद आ रही थी और वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था। ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता उसकी ज़ुबान से जुमला क्यों और कैसे निकला। इमामा ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा। वो कुछ देर बाद बाहर निकला तो शब ख्वाबी के लिबास की बजाय एक जीन्स और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड की साइड टेबल से उसने की चेन और घड़ी के साथ साथ अपना वॉलेट भी उठाया। इमामा के करीब आकर उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठा लूँगी। उठा लेता हूँ। उसने बैग लेकर कंधे पर डाल लिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च में आ गए। सालार ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था और बैग को पिछली सीट पर रख दिया। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया था, मगर उसके करीब से गुजरते हुए सालार ने उसकी आंखों में उस हैरत को देख लिया था जो उसकी नज़रों में रात के इस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी हुई इमामा को देख कर आई थी। यकीनन वो हैरान हुआ होगा कि वो लड़की इस वक्त इस घर में कहाँ से आई थी। तो मुझे बस स्टैंड पर छोड़ोगे? मेन रोड पर आते ही इमामा ने उससे पूछा। सालार ने एक नज़र गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर ले जा रहा हूँ। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज़ थीं। गाड़ी उस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर था। स्टीयरिंग पर दाएं हाथ रखे उसने बाएं हाथ को मुंह के सामने रखकर जमाई रोकी और नींद के गलबे को भगाने की कोशिश की। उसके बराबर की सीट पर बैठी हुई मामा बेआवाज़ रो रही थी और सालार इस बात से बाखबर था। वो वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें पोंछती और अपनी नाक रगड़ लेती और फिर सामने विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पर नज़रें जमाकर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे वक्फे से उस पर अचटती नज़र डालता रहा। उसने इमामा को कोई तसल्ली या चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। उसका ख्याल था कि वो खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर चुप हो जाएगी, मगर जब आध घंटा गुजर जाने के बाद भी
वो इसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ उकताने लगा। अगर तुम्हें घर से इस तरह भाग आने पर इतना पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था, सालार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। उसने कुछ देर उसके जवाब का इंतज़ार किया और फिर उसे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे भर्राई हुई मगर मुस्तहकम आवाज़ में कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सालार ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक बार फिर आंखें पोंछते हुए बोली। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे गौर से देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। इमामा के जवाब पर सालार ने कदरे हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो? फ़िलहाल तो नहीं। तो फिर आखिर तुम लाहौर जा ही क्यों रही हो? तो फिर और कहाँ जाऊँ? तुम इस्लामाबाद में ही रह सकती थी। किसके पास? लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको। लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल, जलाल के अलावा। सालार ने आखिरी 3 लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद उसने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। नहीं, जलाल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाज़ा नहीं कर सका कि उसकी आवाज़ में मायूसी ज़्यादा थी या अफसुर्दगी। उसके पास कैसे जा सकती हूँ मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इमामा ने कहा। सालार ने कुछ बेयकीनी के आलम में उसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना था, या फिर वो उसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फियांसे, क्या नाम है उसका? हाँ, असजद। काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सालार ने ही इस खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था, जलाल, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादती नहीं कर दी तुमने असजद के साथ? इमामा ने उसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सालार कुछ देर गर्दन मोड़कर उसके जवाब के इंतज़ार में उसका चेहरा देखता रहा, मगर फिर उसे एहसास हो गया कि वो जवाब देना नहीं चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जो कुछ तुम कर रही हो उसे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत अजीब हैं, और तुम अपनी हरकतों से ज़्यादा अजीब हो। सालार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज़्यादा अजीब हैं मेरी हरकतें? और क्या मैं तुमसे ज़्यादा अजीब हूँ? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए इस सवाल ने चंद लम्हों के लिए सालार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन सी हरकतें अजीब हैं, और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सालार ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारी कौन सी हरकतें अजीब हैं? इमामा ने वापस विंड स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यकीनन मेरी खुदकुशी की ही बात कर रही हो तुम, सालार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हालांकि मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, ना ही मैं खुदकुशी की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ़ एक तजर्बा करना चाहता था। कैसा तजर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी मुझे उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। इसलिए मैं उस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल लगता है। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? उसने गर्दन मोड़कर इमामा से पूछा। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, पेन। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? सालार ने बिला तवक्कुफ एक और सवाल किया। नथिंगनेस। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस? सालार ने उसी अंदाज में एक और सवाल किया। हेल, इमामा ने कहा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? इस बार इमामा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल? सालार ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम्हें खौफ नहीं आता? सालार ने इमामा को कदरे अजीब से अंदाज में पूछते सुना। किस चीज़ से? सालार हैरान हुआ। हेल से, उस जगह से जिसके आगे और कुछ भी नहीं होता। सब कुछ उसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मगजूब हो जाने के बाद
बाकी बचता क्या है जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है। इमामा ने कदरे अफसोस से कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। सालार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। फिक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी, फिर तुम्हारी हंसी ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ आने लगेगा, मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखा और बता देगा। फिर तुम किसी से ये कभी नहीं पूछोगे व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी। इमामा ने बहुत रसानियत से कहा। ये तुम्हारी पेश गोई है। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं, इमामा ने उसी अंदाज में कहा। तजर्बा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजर्बा ही हो सकता है कि तो तुमने खुदकुशी ही है, मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से ये कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से की है। सालार ने सर्द मोहरी से कहा। इमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर उसने सालार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है, वो भी इस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ही ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड और लिबरल हूँ, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का उसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो मेरी समझ में नहीं आता, और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूँ जलाल अंसर। सालार ने उसकी बात काट कर उसे याद दिलाया। मैं उसके लिए नहीं भागी हूँ, वो बेख्तियार बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। सालार का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। उसने हैरानी से इमामा को देखा। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सालार ने नाराज़ी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मज़हब वाली थ्योरी या फ़िलॉसफ़ी या पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया, ज़िंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है, मज़हब, अकीदे या फ़िरके पर लड़ना। व्हाट रबिश। इमामा ने गर्दन मोड़कर नाराज़ी के आलम में उसे देखा। जो चीज़ें तुम्हारे लिए फ़जूल हैं, ज़रूरी नहीं वो हर एक के लिए फ़जूल हों। मैं अपने मज़हब पर कायम रहना नहीं चाहती, और ना ही उस मज़हब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा हक़ है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक़ है कि मैं जो चाहूँ कहूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलाल अंसर, मैं उसकी बात कर रहा था। वो कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर अपने उसी मौजू की तरफ आ गया। उसमें क्या ख़ास बात है? उसने गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो अब विंड स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलाल अंसर और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूँ तुम उसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है? उसने इमामा से पूछा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। इंटेलिजेंट? क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है, मैं नहीं समझता तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगी होगी, या फिर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बायस बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड या माली हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर ख़ुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए उसमें दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली वजह किसी की जहानत, काबिलियत वगैरह है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या बहुत आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है? नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम उसकी तरफ कैसे मतवजह हुई? इमामा विंड स्क्रीन से बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नज़र आने वाली सड़क देखती रही। सालार ने अपना सवाल दोहराया। सिर्फ कंधे उचकाते हुए वो दोबारा ड्राइविंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई।
وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امامہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر اسے وہ ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے، سنگر ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ بس وہ نعت ہی پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئیں؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئیں، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربرا کارٹلینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو، اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو۔ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے، میں جلال کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھیں، اس کی بات۔ بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھی اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی۔ کہاں، وہ یہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں ہنسا۔ واٹ آر لاجک؟ ایسی باتوں کو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے۔ پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا۔ میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی، جلال انصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال انصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔
उसने अफसरदगी से सर को झटकते हुए कहा। और अब जब वो शादी कर चुका है तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। इमामा पलकें झपकाए बगैर उससे देखती रही। वो सफाकी की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुका था। इमामा ने कुछ कहने की बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? सालार ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? इमामा ने उसे देखे बगैर कहा। मुलाजमा ने, सालार ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रही है कि तुम जो ये शादी से इनकार कर रही हो वो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए उसने मुझ तक तुम्हारी हालत ज़ार बड़े दर्दनाक अंदाज में पहुंचाई थी। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, उसने बेतासुर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा नहीं, शायद वो नाराज़ थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो मेरे बाबा हैं, उन्हें हक है, वो मुझे मार सकते हैं। सालार ने हैरानी से उसे देखा। उनकी जगह कोई भी होता वो इस सूरत हाल में यही करता। मुझे ये काबिल एतराज़ नहीं लगा, वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी। अगर मारने का हक है उन्हें तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? सालार ने चुभते हुए लहजे में पूछा। किसी मुसलमान से करते, और चाहे जहाँ मर्जी कर देते मैं करवा लेती, चाहे वो जलाल अंसर ना होता, इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। हाँ, अब भी आखिर कौन सा हो गई है उससे? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी झिलमिला रही थी। तो तुम उनसे ये कह देती, कहा था। तुम समझते हो मैंने नहीं कहा होगा। मुझे एक बात पर बहुत हैरानी है, सालार ने चंद लम्हों के बाद कहा। आखिर तुमने मुझसे मदद लेने का फ़ैसला क्यों किया, बल्कि कैसे कर लिया? तुम मुझे खासा नापसंद करती थी। उसने इमामा की बात का जवाब दिए बगैर बात जारी रखी। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। मेरी अपनी कोई फ्रेंड इस तरह मेरी मदद करने की पोजीशन में नहीं थी जिस तरह कोई लड़का कर सकता था। असजद के अलावा मैं सिर्फ जलाल और तुम से वाकिफ़ थी, और सबसे करीब तरीन सिर्फ तुम थे जिससे मैं फ़ौरी राब्ता कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे राब्ता किया। वह मध्यम आवाज़ में रुक रुक कर बोलती रही। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक रिस्क लिया था। यकीन कैसे हो सकता था मुझे कि तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। यानी तुमने ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बना लिया है? उसके बेहद अजीब लहजे में कहे गए तबसरे ने यकदम इमामा को खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुंह पर मारने में माहिर था, मगर उसने गलत भी नहीं कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग, उसने इमामा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहा, जैसे अपने तबसरे पर खुद ही महजूज हुआ हो।